दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डाउन राइज पर। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि नेहरू ने इस देश के लिए अच्छा काम किया या वर्तमान सरकार ने अच्छा काम किया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले नेहरू का 12 साल का एक लेखा-जोखा रखा है, जो कि एक छोटा ही हिस्सा है। मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, मैंने मेन-मेन लिए हैं, जो ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। फिर भी बहुत से लोग नहीं जानते, तो मैंने इनको भी एक अवेयरनेस मिल जाएगी। तो देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ। देखिए, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकी स्थापना 1951 से 1961 तक हुई है। बाद में भी हुए हैं, लेकिन स्थापना उस टाइम पे मेनली इन्हीं टाइम पीरियड में हुई है। ये क्या करती है? ये देश के लिए बेहतरीन इंजीनियर्स तैयार करती है और रिसर्च प्रोवाइड कराती है। और इसकी वजह से हमारे देश विदेश में हमारे भारत की शान है ये। इसी की वजह से भारत की पहचान होती है। ये बेहतरीन काम है नेहरू जी का। एम्स, भारत के लिए बेहतरीन डॉक्टर तैयार करना। वो जानते थे कि देश आज़ाद हुआ है हमारा, अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने एम्स की स्थापना की 1956 में। BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पर एटॉमिक रिसर्च की जाती है, मतलब उससे हमें एनर्जी मिलनी है, उससे हमें बिजली तैयार करनी है। तो ये जो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, मतलब उनका विजन देखिए कितना क्लियर था कि उस टाइम पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एटॉमिक रिसर्च पर भी उन्होंने काम के लिए एक संस्था की स्थापना की, जो कहते हैं बार्क। इसरो, सैटेलाइट, आज हम जितने प्रोग्राम देखते हैं, मोबाइल चलते हैं या मौसम की जानकारी मिलती है, कितना विजन होता है। ये लोग विजनरी होते हैं, ये बहुत आगे की सोच के चलते हैं कि हमें देश में किस चीज़ की जरूरत होगी और उसकी हमें स्थापना आज करनी चाहिए। इसरो 1962 में, आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। तो अगर इसरो उस टाइम पर स्थापित ना हुआ होता या आज करते, तो क्या इतना पॉसिबल नहीं कि वो तुरंत वहां पर हम लोग इतना पहुंच जाते। ये वर्षों की मेहनत होती है और 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। DRDO, हमारे देश के जो फौजी भाई हैं, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे वो नेवी के हों, उनके लिए जो हथियार, जो लड़ने के लिए युद्ध सामग्री होती है, वो तैयार करना है DRDO का काम है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। आगे देखिए, IIM, जैसे हमारे देश के लिए बेहतर इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, वैसे ही हमारी कंपनी को चलाने के लिए अच्छे मैनेजर चाहिए। तो IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। आगे चलते NDA। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट यानी कि कंपनीज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्पेस में काम कर रहे हैं। तो भाई, हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी अच्छे जाबाज ऑफिसर चाहिए और वो तैयार होते हैं NDA में, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। फिर UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका कंट्रोल यही करती है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन यही तैयार करती है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। CBSE, भारत के अंदर जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं या मतलब पूरे भारत में जो भी जगह जगह स्कूल हमारे सेंट्रल लेवल पर संचालित होते हैं, उनको मान्यता CBSE देती है। ज़्यादातर इससे इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित होते हैं। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। NCERT, ये क्या करती है कि जो स्कूल्स होते हैं उनके लिए जो सिलेबस होता है, उनके लिए सिलेबस तैयार करने का काम NCERT का होता है। यानी कि स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाएगा, इसका डिसीजन NCERT लेती है। KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन, अब देखिए स्कूल्स उन्होंने और भी यहाँ पर स्थापित कर दिया ना, जैसे CBSE है, ये ND, ये भी स्कूल ही है, तैयार करती है अधिकारियों को। और तुम्हारा ये एम्स है, IIT है, लेकिन लोगों उन्होंने KVS भी तैयार किया 12th लेवल की परीक्षा, सॉरी, शिक्षा के लिए, कि जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनके बच्चे स्कूल में पढ़े। तो उनके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना हुई थी 1962 में। FTII, अब भाई आना चाहिए मनोरंजन। जब हमने इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, बड़े बड़े अधिकारी तैयार कर दिए, तो अब हमें चाहिए मनोरंजन भी। तो उसके लिए भी बहुत से लोगों की शौक होता है कि हम मनोरंजन की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए फिल्म कैसे बनाई जाती है, सीरियल्स कैसे बनाए जाते हैं, नाटक कैसे बनाए जाते हैं, उनका प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है FTII पुणे में। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। आगे देखिए, NSD,
आपने नाम सुना होगा ओमप्री नसीरुद्दीन शाह, और भी ऐसे बहुत से बड़े बड़े कलाकार हैं जो अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं, और जब ये फिल्म में आते हैं तो लगता है कि एक समा बन जाता है। तो ऐसे कलाकार तैयार किए हैं एनएसडी ने। इनकी स्थापना हुई थी 1959 में। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देश को फाइनेंशियली कौन कंट्रोल करेगा, देश की बैंक को कौन कंट्रोल करेगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। एसबीआई, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। आईडीबीआई, तो आईडीबीआई क्या करता है कि उद्योगों को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, मतलब उनको लोन देने के लिए, इससे कि वो स्थापित हों, लोगों को रोजगार दें। तो आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। ये बैंक है, लेकिन ये कॉमन लोगों के लिए नहीं, ये कंपनीज के लिए या फैक्ट्री लगाने के लिए लोन प्रोवाइड करती है। एलआईसी, लोगों को एक सुरक्षा देने के लिए कि बाई चांस किसी परिवार में कोई सदस्य नहीं रहता है तो उसकी एब्सेंस में उसको, एक परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, वो एलआईसी है। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई है। बीएचईएल, भेल जिसको कहते हैं हम लोग, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि भाई उस टाइम पर हमारे यहाँ बिजली भी नहीं थी, तो बिजली बननी चाहिए। तो बिजली बना कैसे बनती है, जनरेटर से। तो बड़े बड़े जनरेटर यहाँ बनते हैं भारत के, और कमाल की बात देखिए, हम विदेश को भी भेजते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर। तो ये बीएचईएल का काम है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है। एचएएल, ये किस फील्ड में, एरोस्पेस फील्ड में काम करता है और जहाज भी बनाता है। 1964 में इसकी स्थापना हुई है। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भारत के उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और रक्षा क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट तैयार करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तैयार करता है। 1954 में इसकी स्थापना हुई। सीएलडब्ल्यू, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, मतलब भारत के रेलों के लिए, रेलवे के लिए इलेक्ट्रिक इंजन तैयार करना। एचएसएल, एचएसएल 1952 में इसकी स्थापना हुई है, और ये क्या कर रही है, ये भी विमान तैयार करती है। आईसीएफ, इंडियन कोच फैक्ट्री, भारतीय रेल के लिए डिब्बे बनाने के कारखाने अलग हैं, उसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ओएनजीसी, ये क्या करती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये जो गैस होती है और ऑयल होती है उनको रिफाइन करती है, ठीक है, और उनकी खोज भी करती है। आईओसीएल, ये क्या करती है कि जो ऑयल होती है, कच्चा तेल होता है, उसको रिफाइन करके उससे तेल तैयार करना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या और भी बहुत से बाई प्रोडक्ट होते हैं उनको तैयार करना। ऑयल, इंडियन ऑयल लिमिटेड, ये क्या करती है, ये खोज करती है कि भारत में कहां पर हमें ऑयल एंड गैस मिल सकता है। ठीक है। तो ये है। आगे देखिए, भिलाई स्टील, किसी भी भिलाई स्टील प्लांट, ये 3 प्लांट है, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी लोहा होता है। जब तक लोहा नहीं होगा उस देश की इकोनॉमी काम कर ही नहीं सकती, फैक्ट्री काम कर ही नहीं सकती। तो ये भिलाई स्टील प्लांट 1955 में, राउरकेला स्टील प्लांट 1953 में, और दुर्गापुर स्टील प्लांट 1956 में तैयार किया था। तो दोस्तों, ये क्या है कि उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि नेहरू जी ने वो वहां, उस टाइम पर भारत में कुछ था ही नहीं, था पहले का कुछ ना कुछ तो था, लेकिन उन्होंने उस लेगेसी को आगे बढ़ाया, और एक विजनरी के तौर पर कि फ्यूचर में ये चीजें काम में आएंगी। और मतलब कह सकते हैं कि ये चीजें जो है क्या है, एक शिल्पकार की तरह है। जैसे कि कोई बिल्डर होता है तो बिल्डिंग बना दी, तो उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब आगे की सरकार आएंगी, इस बिल्डिंग को और चमकाएंगी और बढ़ाएंगी, और देश हमारा तरक्की करेगा। और कमाल की वाली बात है कि सब की सब गवर्नमेंट थे, मतलब इसके अंदर जो रोजगार मिलता था, जो काम करते थे, वो गरीब से लेकर के अमीर तक कोई भी जा सकता है, और सबको रोजगार मिलेगा, सबको इक्वली भागीदारी मिलेगी, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं, और सबको रोजगार के अवसर इन कंपनीज में मिलते हैं। अब हम आते हैं कि आज की जो वर्तमान सरकार है उसकी क्या काम है, और उनके काम की क्या उपयोगिता है। आप तुलना करके खुद समझ सकते हो। मेरा तो काम खाली ये दिखाना है कि इन्होंने क्या किया और वो क्या किया है, इसको नोट कर सकते हो आप। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या काम है देख लीजिए, जिनको मोदी गवर्नमेंट्स बोलते हैं। कि एयर इंडिया पहले ये प्राइवेट था, लेकिन उस टाइम की तत्कालीन सरकार ने इसको सरकारी बनाया, और प्रेजेंट सरकार ने इसको बेच करके प्राइवेट कर दिया। बीएचईएल, एचएएल,
ये मैं बता चुका हूँ, ये नेहरू जी ने स्थापित किया था। क्या किया रहा है? निजी साझेदारी के साथ केंद्रित किया रहा है, मतलब कोशिश की जा रही है या हो चुका होगा, मुझे जानकारी नहीं ज़्यादा, कि इसको कुछ-कुछ पार्ट प्राइवेट हाथों में भेजा जाने की कोशिश कर रही है। तो ये पहले से स्थापित है, इसमें क्या नया काम किया? सोच सकते हो आप। आईडीबीआई, ये भी उन्होंने स्थापित की थी नेहरू जी ने। इसके साथ क्या हो रहा है? रणनीतिक निवेश जारी है, मतलब निवेश वाली बात आ रही है। प्राइवेट सेल के अंतर्गत ये भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, हाँ ये सही है कि चलो एफिशिएंसी बढ़ रही है, बढ़ाना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट रहती वो भी बढ़ाती। यो नाम बदल दिया बस, योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया, जीएसटी काउंसिल बना दिया। भाई टैक्स तो पहले भी कलेक्ट हो रहा था, अब हो रहा है, अब फर्क आ गया होगा। तो कोई ना कोई सरकार जब भी आती है तो कुछ ना कुछ तो अमेंडमेंट करती है, कुछ ना कुछ तो हमेशा एक इंप्रूवमेंट होता ही है। तो यहाँ पर किया, अच्छी वाली बात है। वैसे पर सरकार ये पहले भी ला रही थी, लेकिन इन्हीं सरकार ने उस टाइम पे विरोध किया था, लेकिन ये फिर ले आए। ऐसे इन्होंने, वो जब आधार लाए थे तो आधार का इन्होंने विरोध किया, लेकिन फिर ये आधार का समर्थक हो गए। तो मतलब क्या चलता है कि ये इनको पता होता है कि चीज़ बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट अगर पहले से इसको लाना चाहती है, उस पर ये उसको शोर मचा करके, उस पर रोक लगा करके या उस पर अवरोध डाल करके उसको बंद करवाते हैं, और फिर खुद की गवर्नमेंट आती है, फिर उसी को चालू कर देते हैं, फिर श्रेय अपना ले लेते हैं। इसरो को, इसरो की निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए इन स्पेस का गठन किया गया, मतलब इसमें भी प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये सब चीजें पहले से स्थापित हो चुकी हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करके, मॉडिफाई करके इनकी पैकेजिंग अलग की जा रही है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जमीनी लेवल पर इनमें कोई दिखाव नहीं देगा, जो है पहले ही है वही चीज़ दिखाई देंगी। जल जीवन मिशन, सभी को पानी मिलेगा। जहाँ पर हम रह रहे हैं उस क्षेत्र में 20 साल से रह रहे हैं, पानी अभी तक नहीं आया है। लोग वहाँ खुद अपना ही पानी इंतजाम कर रहे हैं पीने के लिए। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव। क्या बदलाव हुआ है? मुझे तो कोई बदलाव लगा नहीं। अब आपने क्या किया है नए बदलाव में? अभी 3 भाषाओं का एक बच्चों को पढ़ने के लिए बताया गया कि आप 3 भाषाएं लोगे, लेकिन 2 भाषाएं भारत की कंपलसरी होनी चाहिए 9th-10th के स्टूडेंट के लिए। अब ये बताओ कि जब बच्चा 9th-10th में आता है तो उसका सपना होता है 9 से ही कि मुझे मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जाना है, यानी कि उस पर तकनीकी शिक्षा का ज़्यादा जोर होता है। अगर ये 3 जो लैंग्वेज का जो फॉर्मूला है, अगर वो छोटी क्लास तक हो, 8th तक तो ठीक है, चलो भाई वहाँ पर वो हिंदी भी पढ़ लेगा, संस्कृत भी पढ़ लेगा और कोई एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ लेगा। यानी कि हिंदी, संस्कृत और फॉरेन लैंग्वेज क्या बात है, इंग्लिश बचती है। तो इंग्लिश तो पहले भी पढ़ रहे थे, हिंदी तो पहले ही पढ़ रहे थे। मकसद क्या है कि संस्कृत को लाना। अच्छी वाली बात है, संस्कृत को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं मिलना चाहिए। अब 3-3 लैंग्वेज का वो, ऊपर से उनको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है। यानी कि मैं अगर 9th-10th की बात करूं तो उनको साइंस और मैथ भी पढ़नी है, और साथ में ये 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला भी। तो एक बर्डन बढ़ गया। तो क्या इससे एंजाइटी नहीं बढ़ेगी स्टूडेंट में कि मुझे एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ रही है, जबकि इंग्लिश को कंपलसरी नहीं है, वो एक फॉरेन लैंग्वेज बना दी गई है, जबकि पता है कि इस देश के अंदर अब इंग्लिश के बिना काम चलने वाला नहीं है। जबकि जो पॉलिसी मेकर है उनके बच्चे खुद फॉरेन में पढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर तो लागू होगी नहीं, क्योंकि वो तो खाली इंग्लिश में पढ़ेंगे या फॉरेन में जो भी भाषा पढ़ाई थी वो पढ़ेंगे, जो उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर चॉइस नहीं है, यहाँ पर कंपलसरी है। तो ये क्या है? ये एनईपी। अब आप सोच सकते हो, मैं तो खाली एक जानकारी दे रहा हूं। आईबीसी, दिवाला समाधान योजना, ये कंपनियों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, कि बैंक से लोन ले लिया, वो कंपनी चली नहीं चली, उनका समाधान किया जाएगा। अब इसका गरीबी से क्या लेन देन है बताओ? भाई कोई कंपनी दिवाली होती है, इसका मतलब वहां लोगों को रोजगार तो मिलेगा नहीं, वो तो दिवालिया हो चुकी। तो किसके लिए समाधान निकाला जाएगा? गरीबों के लिए नहीं निकाला जाएगा। यूपीआई, हाँ ये कर दिया, एक नई चीज है, तो यूपीआई से पेमेंट करो। तो ये तो डिजिटाइजेशन है। दुनिया डिजिटल में जा रही है, तो हर कंट्री जाएगी, कोई देर सवेर, कोई आगे पीछे। तो चलो अच्छी है यूपीआई, एक भुगतान पेमेंट हो रहा है, लेकिन इसका भी किसको फायदा मिल रहा है? ज्यादातर लोगों को नहीं मिल रहा है। ज्यादा लोगों को रोजगार ही नहीं है, उनकी जेब में पैसा ही नहीं है, तो ट्रांसफर कैसे करेंगे यूपीआई? बताओ, यूपीआई से कौन सा पैसा ट्रांसफर करेंगे जब पैसा है ही नहीं जेब के अंदर, अकाउंट में पैसा ही नहीं है? तो यूपीआई किसके लिए फिर? अनुच्छेद, चलो ये अच्छा वाली वाली बात है, कर दिया, हम इसकी तारीफ करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन,
देख लीजिए शहर-शहर जा करके, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की देख लीजिए, वहाँ की एयर कितनी पॉल्यूटेड है। तो स्वच्छ भारत मिशन नाम रखने से थोड़ी ना कुछ स्वच्छ हो जाता है। ज़मीनी लेवल पर क्या काम हुआ है? डिजिटल हेल्थ मिशन, इलाज तो पहले भी होते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। बस फ़र्क क्या है कि इसमें आधार जोड़ दिया, एक डिजिटाइज़ेशन हो गया, अच्छा सुधार हो गया। डीबीटी, जनधन खाता, सबके फ्री में अकाउंट खोल दिए, लेकिन पैसा है उनके अकाउंट में? जब लोगों के पास काम ही नहीं है तो उनमें जमा क्या होगा? उज्ज्वला योजना, पहले 12 सिलेंडर मिलते थे, अब 4 रह गए। धीमे-धीमे 4 भी खत्म हो जाएंगे। पता नहीं क्या होगा आगे। पीएम आवास योजना, चलो लोगों को इसमें रोजगार मतलब घर मिले रहने के लिए, जिनके पास घर नहीं थे, अच्छी वाली बात है। लेकिन उन लोगों से पूछ सकते हो कि उन्हें योजना कैसे प्राप्त हुई। जन औषधि केंद्र, अब यहां पर दवाइयां तो मिलती है, लेकिन आधी अधूरी मिलती है। मैंने खुद कई बार खरीदा है, तो कुछ दवाइयां मिलेंगी, कुछ दवाइयां नहीं मिलेंगी, तो गरीब लोग क्या फायदा हुआ? मतलब वो जो दवाइयां ज्यादा यूजफुल नहीं होती या बहुत ही कम यूजफुल होती है, या चलो मॉडरेट होती है, वो तो मिल जाती है, लेकिन जो अच्छी दवाइयां होती है, ज्यादा बेनिफिशियल होती है, वो दवाइयां यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। तो इसका क्या फायदा? अब बताइए, ये चीजें जो आप देख रहे हो, ये भी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट के काम है। और भी काम हो सकते हैं, लेकिन मैंने मेन काम हाईलाइट किया हुआ है। ऐसे मैंने उस गवर्नमेंट का ही मेन काम हाईलाइट किया था। तो आप दोनों काम में कंपेरिजन करके देख सकते हो कि कौन सा काम बेहतर है। मेरा काम किसी की आलोचना करना नहीं है, मेरा तो काम खाली ये है कि मैं एक आम नागरिक हूं। मैं खाली लोगों को एक जागरूक करना चाहता हूं कि भाई देखो, दोनों के काम की तुलना ये है। कोई सरकार कितने साल तक चली उससे फर्क नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने 12 साल राज कर लिया, महत्वपूर्ण ये है कि आप चाहे 12 करो, चाहे 5 साल करो, चाहे कितना भी करो। अगर कोई 12 साल में काम कर रहा है, उतना काम अगर वो 5 साल में कर लेता है या उससे भी कम समय में कर लेता है, मैं स्पेशली 5 साल ही मान लेता हूं, चूंकि गवर्नमेंट का कार्यकाल 5 साल तो होता ही है। अगर 5 साल में वो ऐसे डिसीजन लेती है, ऐसे अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े डिसीजन लेती है कि लोगों को रोजगार मिलता है, उनको हेल्थ में सिक्योरिटी मिलती है और उनको एजुकेशन में फायदा होता है, तो वो 5 साल उस 12 साल से कहीं ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने 12 साल राज किया, इंपॉर्टेंट ये कि आपने इस 12 साल में पब्लिक के लिए कितना अच्छे-अच्छे डिसीजन लिए, कितने बढ़िया-बढ़िया उनके लिए योजना लेकर के आए, उनको क्या वो आखिरी इंसान तक उनको फायदा मिला कि नहीं मिला, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि हमने इतने साल सरकार में राज कर लिया। हमारी गवर्नमेंट इतने साल चल गई, उतने चल गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोगों को उसका कितना बेनिफिट मिला? अगर 12 साल आपने किए तो मान लो 6-7 साल तो, या लगभग 5 साल तो आराम से जो वाजपेयी सरकार थी वो भी चली थी, तो वो भी आपके अकाउंट में जुड़ेगी। तो कम से कम मैं मान सकता हूं कि आप ही की बीजेपी की सरकार को चले हुए 17-18 साल हो गए, और आप उनको 17 साल की कंपेन करते हो। तो 17 साल भी कम नहीं होते हैं किसी भी देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए। अब कहीं पर आपको अगर लोग बाग आपकी बातों से सहमत नहीं होते, कुछ नहीं होते, तो आप जगह पिछली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लग जाते हो। क्रिटिसाइज करने से फायदा क्या हो? क्रिटिसाइज करने से क्या मतलब वो काम सही हो जाएगा? अपने काम को देखिए कि हमारा काम कितना बढ़िया है। आप हम तारीफ करना चाहते हैं आपके काम की, बढ़िया वाली बात है, इनमें और अच्छा सुधार होना चाहिए। और सही वाली बात तो ये, कॉमन लोगों को फायदा मिलना चाहिए। ये जो खाता खुलवाने से लोगों को फायदा थोड़ी ना हुआ है। खाता खुल गया, काफी लोग खुदे हुए हैं, क्या रोजगार मिला? ये औषधि केंद्र से आधी दूर दवाई मिल रही, क्या फायदा मिला? ऐसी योजना आप भी और भी देख सकते हो। और मैं क्या, अगर आप जो पब्लिक देख रहे हैं उसमें कमेंट लिखिए कि पब्लिक खुद बताएगी कि क्या फायदा मिला। तो आज के लिए इतना ही। हो सकता है मेरे ये आंकड़े हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पर भूल चूक कर रहा हूं तो उसमें आप बताइए कमेंट करके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।